विकास रंजन सर का नाम आपने टॉपर्स की जुबान से कई बार सुना होगा। विकास रंजन सर, विकास रंजन सर, विकास रंजन पॉइंट ऑफ विकास रंजन सर की विकास रंजन सर की विकास सर From Vikas Ranjan, I विकास रंजन सर फॉर गिविंग मी डायरेक्शन। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में बदला है। अभी तक चाहे बात हो ऑफलाइन क्लासेस या रिकॉर्डेड सेशन की, उन्होंने हर फॉर्मेट में एक्सीलेंस डिलीवर किया है और इसी वजह से कई टॉपर्स उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नए चैप्टर का। स्टूडेंट्स की लगातार डिमांड को ध्यान में रखते हुए ट्रायम्फ आईएएस पहली बार लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव लाइव बैच, सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। ये बैच होगा पूरी तरह से लाइव। यहाँ मिलेगा आपको डेली रियल टाइम इंटरेक्शन और विकास सर से डायरेक्ट मेंटरशिप। चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट, ये बैच आपकी प्रिपरेशन में एक नई जान डाल सकता है और एक सच्चा गेम चेंजर हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए तुरंत विजिट करें ट्रायम्फ आईएएस वेबसाइट और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। डोंट वेट नाउ, लेट्स गो लाइव विथ सोशियो लाइफ ऑनलाइन टैबलेट कोर्स। नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मुकेश कुमार शर्मा है। यहाँ मैं मेरी आरएस की जर्नी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आरएस 2023 जो कि मेरा प्रथम प्रयास था, उसमें मैंने 87वां स्थान प्राप्त किया है। साथ ही साथ मैं इस आरएस 2024 में मेंस क्वालिफाई हूँ और अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आरएस 2024 में प्री की प्रिपरेशन के दौरान मेरे जस्ट 2 गुने मार्क्स आए कट ऑफ से। 71 नंबर कट ऑफ गई थी और 131 नंबर आए। तो मैं आपके साथ वो सोर्सेज भी साझा करने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ आंसर राइटिंग, जो मेरा एक विशेष तौर पर मैं आंसर राइटिंग को ज़्यादा समय देता हूं, तो आंसर राइटिंग में भी आपको कुछ टिप्स साझा करना चाहूँगा। शुरुआत मेरी तैयारी की 2022 में हुई थी। 27 जुलाई 2022 को मैंने स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी से रिकॉर्डेड बैच लिया था और तभी से मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तैयारी के 9-10 माह बाद मैंने स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी से ही मेंस की टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट कर दिया था। वहीं से मेरे अंदर आंसर लेखन की एक अलग सी रुचि जगी थी। मैं यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपीज़ भी लिखा करता था और वहाँ से भी उनके उत्तर लेखन को देखकर, उनके उदाहरणों को देखकर एक अच्छा उत्तर लिखने का हमेशा प्रयास किया करता था। अगर मैं आपको उत्तर लेखन की ही बात करूँ तो सभी विषयों के उत्तर लेखन अलग अलग प्रकार से होते हैं। आंसर राइटिंग में अगर हम हिस्ट्री की देखें तो हिस्ट्री की डिमांड एथिक्स से अलग होगी। एथिक्स में हमें जो हमारे पूर्व के आईएएस ऑफिसर्स या एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके उदाहरण अवश्य हमारे आंसर्स में जोड़ने चाहिए। साथ ही साथ अलग अलग एग्जांपल्स जो स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, ट्राइबल्स के लिए कुछ और प्लान्स है, एल्डर्स के लिए कुछ और प्लान्स है, स्पेशली एबल्ड के लिए कुछ और स्कीम्स है, उन्हें भी हमें आंसर राइटिंग में जोड़ना चाहिए। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अवश्य जोड़ने चाहिए। कोई सबमिट हुई है उसे अवश्य जोड़ना चाहिए। मैं तो मोदी जी के जागरोन्स को भी यूज़ कर लिया करता था। जैसे मैंने साझा भी किया आपके साथ कि मोदी जी ने कभी कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन को 24/7 काम करना चाहिए फॉर 2047, मतलब 2047 विकसित भारत के लिए अगर प्रशासन व सभी लोग 24/7 घंटे काम करेंगे तो वह अवश्य हम विकसित भारत बन जाएंगे। इस प्रकार के कुछ उदाहरण होते हैं, इन्हें आप अपने उत्तर लेखन में यूज़ किया कीजिए। हम सभी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। हमें एक युवा अवस्था में फ़ायदों की तरफ ज़्यादा रुख करना चाहिए। जिस प्रकार मैंने भी कभी एक टॉपर सुना था कि सुई भी 2 काम आती है। अगर आप सुई को अच्छे से इस्तेमाल करें तो वो आपके कपड़े सिलकर आपको और परिष्कृत कपड़े दे सकती है, और वही सुई आप अगर किसी चुभा के या फिर आंख में डालकर भी अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं। उसी प्रकार टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल है। मैंने स्वयं ने डीकेटी के यूट्यूब चैनल से भी देखकर स्ट्रेटजीज जानने का व आंसर राइटिंग को जानने का प्रयास किया था। जब मैं मेरी टेस्ट सीरीज लिखता था, मैंने 100 के आसपास टेस्ट स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी में ही ऑफलाइन बैठ कर लिखे हैं। मैं यहाँ ऑफलाइन टेस्ट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेंस के जो टेस्ट होते हैं वो 3 घंटे का उसी प्रकार का एनवायरनमेंट मिलना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस कड़ी में। अगर मैं आपको इसी में बताऊँ तो पेपर 4 का जो मूल्यांकन है आरएस के लिए, जहाँ हिंदी और इंग्लिश आती है, 120 नंबर की हिंदी व 80 नंबर की इंग्लिश आती है। 120 नंबर की हिंदी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है जो किसी भी टॉपर व कट ऑफ से बाहर कर सकती है। 50 नंबर की उसमें व्याकरण आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव मार्किंग्स होती है। इंग्लिश में 20 नंबर की ग्रामर आती है। साथ ही साथ कॉम्प्रहेंसिव पार्ट्स के लिए भी आपको गवर्नमेंट के लेटर्स देखने चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट एसेस पढ़ने चाहिए जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो मैं फिर से पॉलिटी पे इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि 75 नंबर के मेंस में उसका वेटेज रहता है, जहाँ आईआर भी शामिल होती है। आईआर से अब क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, परंतु हम अगर जजमेंट शामिल करें या किसी कमेटी की रिकमेंडेशन शामिल करें या फिर हर प्रश्न में हम आर्टिकल्स वगैरह को डालें तो हमारा एक बेहतर उत्तर निर्माण हो सकता है। अगर मैं आपके साथ प्री की स्ट्रेटजी साझा करूं तो प्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है,
हमें PYQ का पूरी तरीके से एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रश्नों का एनालिसिस उस तरीके से कर लेंगे ना तो हमें हमारे जो सोर्सेज है उनसे आंसर दिखेगा। PYQ को एनालिसिस इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो RPSC संस्था है या फिर कोई और संस्था है वह हमेशा यही प्रयास करती है कि हम सिलेबस के हर पोर्शन को कवर करें। जैसा कि मैंने सिलेबस के बारे में भी जिक्र किया था डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर, तो सिलेबस को पढ़ना व PYQ को एनालाइज करना दोनों साथ साथ कार्य किए जाने चाहिए, क्योंकि सिलेबस के हर एक बिंदु से बराबर मात्रा में प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। अभी हमने RS की 2024 का पेपर भी देखा, आगामी हमारे पास SI का पेपर भी आने वाला है, तो वहाँ सिलेबस का एक ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाता है और सिलेबस की समझ हमें PYQ से ही मिलेगी। PYQ के अलावा हमें इसकी समझ नहीं मिल सकती। इसीलिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ का यूज़ कीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ को भी पूरे सच्चे मन से देना चाहिए और जितना समय हम टेस्ट को लिखने में लगाते हैं या जितना हम टेस्ट को देने में लगाते हैं उतना ही समय अगर हम कोई एनालिसिस को लगाए कि किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन होते हैं, हमें चारों ऑप्शन A, B, C, D चारों ऑप्शन से बनते हुए प्रश्न भी देखने चाहिए कि इससे कोई और प्रश्न तो नहीं बन पाएगा। एक बात और मैं आपको साझा करना चाहूँगा, शायद वह आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी कि वर्क स्टडी, ईट स्टडी, स्लीप स्टडी। मैंने ये बात दिलीप सर से सीखी है। पढ़ाई के हर दौरान 24 घंटे के दौरान हमेशा ये सोचने का प्रयास कीजिए कि आज मैंने क्या पढ़ा, क्योंकि जब आपकी किताबें खुली नहीं होगी ना तब आप जो सोचोगे तो वह आपका सही मूल्यांकन होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने आज सुबह से लेकर शाम तक कुछ पढ़ा है, रात को अगर आप 1 घंटा फ्री हो तो आप सोचिए कि उस 1 घंटे में आपने क्या पढ़ा है। कॉपी आपकी बंद रहेगी तो आप बेहतर सोच पाएंगे और जो चीज़ आपको नहीं आएगी उसे कॉपी खोल के देखिएगा। सीरियसली ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेगी। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो मैंने बहुत जगह जिक्र भी किया है कि इस सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के दौरान हमें हमारा क्यों वाई डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा क्यों हम पहले ही सोच के रखेंगे ना तो वो रात को भी हमें जगाएगा, सुबह भी हमें पढ़ाएगा। अपना क्यों अवश्य चुन लीजिए, क्योंकि ये प्रिपरेशन 1-2 साल या इससे भी लंबी हो सकती है। मैंने खुद ने 3 साल की प्रिपरेशन की और फर्स्ट अटेम्प्ट में 87th रैंक लाया। ये 87th रैंक लाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे मोटिवेट करता था वो मेरा क्यों था, क्योंकि अगर मेरा मन नहीं कर रहा है कभी पढ़ने का फिर भी मुझे मेरा क्यों पुश करता था कि मुझे किन लोगों के लिए कार्य करना है, मुझे क्यों एक सफल इंसान बनना है। और अपना क्यों अगर हम डिसाइड कर लेंगे ना तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब हम बात करते हैं RS के एग्ज़ाम के 3 चरणों की। ये मैं आपको एक क्रोनोलॉजिकल वे में बताऊंगा जिससे आप भी एक बेहतर तौर पर समझ सके। मैंने जैसे कहा था कि मैंने 27 जुलाई 2022 को तैयारी शुरू की थी और 1 अक्टूबर 2023 को इसका प्री का पेपर हो गया था। तो मुझे 13, 14, 15 माह का समय मिला था। इस दौरान आप प्री की किस तरह से प्रिपरेशन करें। RS का जो प्री होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम को पास करना होता है। हालांकि मैंने कट ऑफ से 2 गुने नंबर की भी चर्चा की, परंतु 71 से 72 नंबर लाएगा वो भी पास होगा और 131 नंबर लाएगा वो भी पास होगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसे क्वालिफाई करने पर सोचना चाहिए। इसे क्वालिफाई करने के मुख्य घटक होते हैं। अगर हम मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो 20 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं। 20 प्रश्नों का मतलब है लगभग 32-33 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स रीजनिंग करके ला सकते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 20 आते हैं। उन 20 क्वेश्चनों को भी अगर आप अच्छे से डील करें तो वहाँ से भी आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, जो मात्र 100 या 110 पेज के नोट्स होते हैं और वहाँ से प्रश्न लगभग 15 आते हैं। वे 15 प्रश्न हमें और आगे ले जाते हैं। मैं आपको विशेष तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जोर डालकर दे रहा हूँ, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेचर अलग है। वहाँ करंट से रिलेटेड चीज़ें पूछकर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जाता है। जैसे हाल ही में SI टेलीकॉम का पेपर भी हुआ, चाहे RS का पेपर भी हुआ, वहाँ पर भी आपसे करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाल ही में DRDO द्वारा कौन सी मिसाइल बनाई गई, हाल ही में कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई, कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया, कौन सा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, फ्रिगेट कौन सा नया बनाया गया, प्रोजेक्ट 17A क्या है, प्रोजेक्ट 75 क्या है। उस प्रकार साइंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी में एक विशेष कंपोनेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। साथ ही साथ विभिन्न कमीशंस बता रखे हैं, जैसे RPSC, UPSC, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ह्यूमन राइट्स, केग, CVC, इनसे भी 1 से 2 प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती ही है। इसके बाद अगर हम बात करें अलग विषय की तो यहाँ पर हिस्ट्री का रोल भी बढ़ जाता है। जो राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है उससे 12 से 13 प्रश्न आते हैं। अगर हम उन 12 से 13 प्रश्नों को ढंग से सोल्व करें तो कम से कम हम यहाँ और लोगों से आगे पहुँच जाते हैं। इन 5-6 सब्जेक्ट से ही हम कट ऑफ से पार कर सकते हैं। और एक और बात, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी आसान आती है। RPSC काफ़ी आसान राजस्थान ज्योग्राफी पूछता है। अगर हम राजस्थान ज्योग्राफी पे थोड़ा सा भी ध्यान देना तो
तो हम उसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें बेहतर स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको एक इनपुट आउटपुट का तरीका भी समझाना चाह रहा हूँ। इनपुट और आउटपुट दो नाम की चीज़ें होती है कि हम कितना पढ़ रहे हैं और उससे कितने प्रश्न आ रहे हैं। ये मूल्यांकन करना अति आवश्यक हो जाता है कि अगर हम किसी विषय को 10 घंटे दे रहे हैं और उससे प्रश्न 2 ही आ रहे हैं तो हमें वो 10 घंटे नहीं देने चाहिए। और अगर किसी विषय को हम 2 घंटे दे रहे हैं और उससे प्रश्न 10 आ रहे हैं तो ये हमें नहीं करना चाहिए। ये बताते हैं हमें PYQ और ट्रेंड एनालिसिस। हमें देखना चाहिए किस विषय के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं। जैसा कि मैंने जिक्र भी किया था कि राजस्थान के साहित्य व संत संप्रदायों से हमेशा प्रश्न आते हैं, संविधान संशोधन से हमेशा प्रश्न आते हैं, विभिन्न आयोगों से हमेशा प्रश्न आते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से हमेशा प्रश्न आते हैं, डिफेंस से हमेशा प्रश्न आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के योजनाओं से हमेशा प्रश्न आते हैं। तो ये कंपोनेंट्स हमें पढ़ने चाहिए। साथ ही साथ बजट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी इस तरीके से हो सकती है, अगर हम इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें तो आपका RS भी ईजिली क्वालिफाई हो सकता है। और वो क्वालिफाइंग नेचर का ही है तो हमें मेंस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेंस के मार्क्स ही आपके जुड़ेंगे। सेकंड कंपोनेंट आता है इस तैयारी के दौरान मेंस, जिसमें 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। पेपर 1 में 75 नंबर की हिस्ट्री होती है, जहाँ पर राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड 3 भागों में डिवाइडेड है। इंडिया की हिस्ट्री लगभग 30 मार्क्स की आती है और वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज हमेशा 17 नंबर ही रहा है। बाकी बचे हुए राजस्थान की हिस्ट्री आती है, जो कि इतने मुश्किल प्रश्न नहीं आते, परंतु क्वेश्चंस का जो इवेल्युएशन होता है वहाँ मार्किंग थोड़ी टाइट रहती है, इसलिए हमें वेटेज उस प्रकार का मिल नहीं पाता है। सेकंड हमारा आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी हमेशा से बजट व इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछी जाती है और आगे भी उसी से पूछी जाएगी। तो अब जब हमारा पेपर आए तो इकोनॉमिक सर्वे व बजट पर हम चर्चा करें, अवश्य वहाँ से हमें फ़ायदा मिलेगा। फिर 3 छोटी सब्जेक्ट आती है, सोशियोलॉजी, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग और मैनेजमेंट, जो 20-20 नंबर का वेटेज रखती है। इनके लिए हमें ज़्यादा समय भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ये 20 ही नंबर का वेटेज रखती है, परंतु अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का लगातार नेचर बदलता जा रहा है। अब हमें अलग अलग प्रकार के CA के प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ इतना डेप्थ में जाना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर हम वही पढ़ेंगे तो वही इनपुट आउटपुट वाली बात रह जाएगी। सोशियोलॉजी के लिए आप बेसिक जानकारी रखिए ताकि हर प्रकार के प्रश्नों को हल कर सके, और मैनेजमेंट के लिए भी बेसिक नोट्स ही पढ़िएगा। फिर आती है मेरी फेवरेट एथिक्स। एथिक्स के लिए आप विशेषकर टॉपर्स के आंसर्स को देखिएगा कि वह किस प्रकार लिख रहे हैं। क्या वह विभिन्न उदाहरणों को लिख रहे हैं, क्या वह विभिन्न समितियों की रिकमेंडेशन को लिख रहे हैं, क्या वह गांधी जी के कथनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वह हमारे जो समाज सुधारक हैं उनका नाम लिख रहे हैं। इस प्रकार से एथिक्स को डील करें तो आप पाएंगे कि आप लोगों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे। अगर आप PYQ भी देखेंगे तो एथिक्स के PYQ आपको डायरेक्ट नोट से रिलेटेड या डायरेक्ट किसी किताब से रिलेटेड नहीं मिलेंगे। ये सभी जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं ये हमें खुद को लाने पड़ते हैं, और एथिक्स एकमात्र इस सब्जेक्ट है जो आंसर राइटिंग से हमेशा सुधरती जाएगी आपकी। फिर आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर 45 नंबर की टेक्नोलॉजी पूछी जाती है, जो बिल्कुल सिलेबस से अलाइंड होती है, और इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इस बार इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी पूछा गया था, साथ ही साथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का भी 10 नंबर का सवाल था। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज हर बार बदलता रहता है, परंतु ये तीनों मिला के लगभग 30 मार्क्स की पूछी जाती है। इसके बाद आती है राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये तीनों सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जैसा कि आप 2 बार से देख रहे हैं, पेपर 2 हाई स्कोरिंग जा रहा है, जहां आराम से टॉपर्स 85 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। वो ज्योग्राफी उन्हें एक एज दे जाती है जिससे वह पेपर 2 में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। पेपर 3 की बात करें तो 75 नंबर की पॉलिटी और IR आती है। पॉलिटी और IR का मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि इसमें राजस्थान के पॉलिटी के अंश भी शामिल है, तो हमें स्टेट पॉलिटी को भी उसी तरीके से पढ़ना चाहिए कि हम अच्छा उत्तर लेखन कर सकें। इसमें कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और साथ साथ करंट अफेयर्स भी शामिल होते हैं, जो डायरेक्ट करंट से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इस बार सनी सेबेस्टियन जी का प्रश्न पूछा गया था, पिछली बार भी प्रश्न पूछे गए थे। फिर से पॉलिटी भी एक आंसर राइटिंग वाला कंपोनेंट होता है, जिसमें जितना आप बेहतर उत्तर लिखेंगे उतने ही आपके नंबर की स्कोरिंग बढ़ती जाएगी। इसके बाद IR आती है। IR में हमें जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, विभिन्न समितियों को शामिल करना चाहिए। इस बार भी एक प्रश्न आया था कि किस प्रकार हमारे प्रधानमंत्रियों ने फॉरेन पॉलिसी में निर्माण किया था। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें हमें व्यापक जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास पब्लिक एडमिशन आती है, जो कि 2024 को हटा दे तो 2023 से पहले बहुत ही आसान तरह के सवाल पूछे जाते थे, जो आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे। वो डायरेक्ट किसी भी बेसिक नोट से सोल्व हो सकते थे, जो कि 11th और 12th की RBSE किताबों से ही बने हुए होते हैं, वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे थे। हालांकि इस बार नेचर बदला है, तो सभी विद्यार्थियों को अपनी थॉट प्रोसेस में भी थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके बाद फिर से 3 छोटी सब्जेक्ट आती है, बिहेवियर, योगा एंड लॉ। इसमें लॉ पे हमें बेहतर एम्फेसिस करना चाहिए, क्योंकि लॉ नामक जो विषय है उसमें अगर हम लॉ की ही भाषा लिखेंगे जो एक्ट में लिखी हुई है, तो ही हमें बेहतर नंबर मिलेंगे। तो उत्तर लेखन में यह प्रयास कीजिएगा कि जो
कानून में जो भाषा दी गई है, एक्ट में जो भाषा दी गई है, उसी को हम लिखें और उसी को वहाँ एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करें ताकि हम बेहतर नंबर ला सकें। बिहेवियर एक बेसिक सब्जेक्ट होती है जो 11-12 की NCERTs व बेसिक नोट से कवर हो जाती है। योगा एंड स्पोर्ट्स करंट से ही जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पर स्पोर्ट्स के जो विभिन्न पर्सनैलिटीज़ होती है जो करंट में फेमस होती है, उनके प्रश्न आते हैं। जैसे 2023 में दिव्य कीर्ति जी का प्रश्न पूछा गया था। वह योग से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, रिहेबिलिटेशन संबंधित भी प्रश्न आते हैं, जो करंट से रिलेटेड होकर ज़्यादा प्रश्न आते हैं। फिर से पेपर 4 की तरफ आपको लेके आना चाहूँगा। अगर 208 जैसी कट ऑफ जाती है और अगर आप पेपर 4 में 80+ मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आप अपने आप ही भीड़ से बहुत आगे हो जाएंगे। तो ये प्रयास कीजिएगा कि पेपर 4 में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व किया जाए। 70 नंबर के इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर आपने सही लिख दिया है तो आपको 1 में से 1 नंबर ही मिलेगा अवश्य। इसके बाद जब कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आते हैं, हिंदी में 20 नंबर का निबंध आता है। मैं आपको एक अच्छी सलाह दूंगा कि हिंदी के निबंध हफ्ते में 1 तो ज़रूर लिखिएगा और टॉपर्स के निबंध भी लिखिएगा, और कहीं अगर आपको निबंध के लिए अच्छा सोर्स मिलता है तो उसे भी पढ़िएगा, जिससे हम बेहतर कोटेशंस ला सकें। उन बेहतर कोटेशन से हम हमारे निबंध को अच्छा तैयार कर सके। निबंध में ये बात भी ज़रूरी हो जाती है कि हम कुछ फैक्ट्स डालें। अगर हम निबंध में फैक्ट्स डाल रहे हैं तो हमारा उत्तर अपने आप ही सुधरता जाएगा। पत्र की बात करें तो 8 प्रकार के पत्रों का हिंदी में जिक्र किया गया है। पत्र के लिए एक राजस्थान सरकार द्वारा जो जारी की गई फॉर्मेट है उसी में पत्र लिखना होता है। आप अगर गूगल करके सभी पत्रों का फॉर्मेट जानना चाहेंगे तो आपको शायद आधिकारिक पत्र मिल जाएंगे, जिससे आपको आधिकारिक लैंग्वेज भी देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा प्रेसी राइटिंग, संक्षिप्तीकरण व पल्लवन होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक में हमें 1/3 भाग में लिखना होता है और एक में हमें एक कोटेशन या एक लाइन को ही 1.5 से 2 पेज में लिखना होता है। अगर हम अंग्रेजी की चर्चा करें, चूँकि राजस्थान में लोगों की इंग्लिश कमज़ोर रहती है, वह इंग्लिश में उतना लोग स्कोर ही नहीं कर पाते हैं, तो मेरा आपसे सीधी एक रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश को आप कम से कम साल भर तक रोज़ पढ़िए, जिससे कि आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आए। क्योंकि ग्रामर तो हम फिर भी कर सकते हैं, पर कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट जो आएगा उसमें समस्याएं अवश्य होगी। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में अगर आप अच्छे से कर पाएंगे तो आपको बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और पेपर 4 ही किंग मेकर पेपर मैं इसे कहता हूँ कि ये आपको टॉप 100 में लाने के लिए पेपर 4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जैसा कि मैंने मेरे बाकी साथियों से भी चर्चा की तो उन्होंने पेपर 4 का महत्व अवश्य बताया है। तृतीय चरण आता है जो साक्षात्कार। RPSC 100 नंबर का साक्षात्कार करवाती है, जिसमें कि हमसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पैनल में 4 सदस्य अमूमन होते हैं, जिसमें एक RPSC का मेंबर होता है और 3 बाहर से फैकल्टीज़ लाई जाती है। वह हमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। सर्वप्रथम वह हमारे बैकग्राउंड से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप किसी जॉब में हैं तो जॉब के बारे में चर्चा होगी, जॉब से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया है उससे रिलेटेड आपसे अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा आप अभी क्या कर रहे हैं हाल फिलहाल में, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था। उसके अलावा आपके करंट अफेयर से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि वह आपकी अवेयरनेस जानना चाहेंगे कि आप कितने अवेयर हो कि ग्लोबल सोसाइटी में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है। इसलिए करंट अति आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ आपके हॉबी पर भी चर्चा की जाएगी। मैं समझता हूँ हॉबी और एक आपका डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटरव्यू के 10 से 15 मिनट आपके बहुत कंफर्ट जोन में निकलेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके हॉबी व डिस्ट्रिक्ट पर ही चर्चा करवाए तो आपका समय इंटरव्यू का अच्छा निकलेगा और आप भी वहाँ कंफर्टेबल फील करेंगे। साथ ही साथ आपको आपके बैकग्राउंड से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इंटरव्यू का पूरा एक चरण रहता है जो 30 से 35 मिनट का इंटरव्यू चलता है। ये तीनों कंपोनेंट मिला के एक RS की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है, जहाँ मेंस व इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाके आपकी फाइनल मेरिट बनती है। हाथ जोड़कर नए स्टूडेंट्स के लिए एक विनती है कि अभी अफवाहों का दौर बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है। शायद कभी हम हमारी कमियों को किसी संस्थान या RPSC पर ही उस प्रकार का देख लेते हैं कि अब प्रश्न मुश्किल आ रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार से विचलित मत होइएगा। आप जो एक बार अपना सोर्स चूज़ कर ले कि हम ये सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, हम इस सब्जेक्ट को इस जगह से ही पढ़ेंगे, चाहे आप किसी भी जगह से पढ़े, चाहे कुछ भी ऑथेंटिक बुक उठाए, चाहे कहीं से भी पढ़े, पर एक बार जो आपने सोर्स उठा लिया है उसी को हमेशा रिवीजन करते रहे। मेरे टॉपर से बात की है, विभिन्न दोस्तों से बात की है, तो एक बात का पता लगाया है कि यदि हम एक ही सोर्स का मल्टीपल रिवीजन करते हैं तो हमारी पिक्टोग्राफिक मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अगर हम आज एक ही सोर्स से अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें वो पेज की लाइनें भी याद हो जाती है। अगर आंख बंद करके हम उस बारे में सोचेंगे तो शायद हमें वो लाइनें भी याद हो जाएगी। तो एक बेहतर इवेल्यूएशन हमारा खुद का कर सकते हैं, बजाय कि आजकल क्या दौर चल रहा है कि हम लगातार हमारे सोर्सेज को चेंज करते रहते हैं। 6 महीने हम कुछ और सोर्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम हमारा सोर्स चेंज कर देते हैं। इसकी बजाय अगर आपको कुछ अच्छा दूसरे सोर्स में लग रहा है तो आपके जो बेस सोर्स है उसी में आप पेन से लिख दीजिए या
पेजेस ऐड कर दीजिए, परंतु अपना सोर्स कभी मत बदलिएगा। साथ ही साथ नए विद्यार्थियों के लिए एक संदेश है कि आज के 2.5 साल पहले 3 साल पहले मैं भी इसी फील्ड में आया था और 2.5-3 साल पहले मैंने भी यहीं से पढ़ाई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैंने उस पढ़ाई की प्रिपरेशन में ऐसा क्या किया कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। मेरे एक हथियार था PYQ, जिसका जिक्र मैंने शुरू से कर रहा हूँ। PYQ को देखने से एग्जामिनर की माइंडसेट का पता पड़ता है। आप मार्केट में ढेर सारी किताबें हैं जो PYQ के बारे में आपको प्रश्न देगी, उत्तर देगी, उनको पढ़ें और सोचने का प्रयास करें कि ये क्यों पूछा जा रहा है। अगर PYQ को आप बिल्कुल अपने समीप रखेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। एक होता है सिलेबस। कई टॉपर्स कहते हैं आपको सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर कोई टेलीग्राम चैनल पे आप कोई पोल में आंसर दे रहे हैं तो वो आंसर अगर आपको गलत लगा और आंसर से आप रिलेट कर पाएंगे कि इस मेरे सिलेबस के किस कंपोनेंट्स हैं, तो आप लिख सकते हैं। टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कोई शॉर्ट्स आया, उसको आप लिंक कर सकते हैं अपने सिलेबस से। अखबार जो हम रोज़ पढ़ते हैं, मैं स्वयं इंडियन एक्सप्रेस व राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर पढ़ा करता था, तो मैं उन अखबारों में मेरे सिलेबस के की पॉइंट्स जोड़ता था कि मेरे सिलेबस से कहाँ लिंक है। अगर एनवायरनमेंट से कोई टॉपिक लिंक है, मुझे कोटेशन अच्छा लगा, किसी थिंकर की बात अच्छी लगी, तो मैं उसको वहीं नोट कर लूँगा और वहीं नोट करने से वो मेरा अच्छा उत्तर और बन जाएगा। ये आंसर राइटिंग में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर सिलेबस हमें याद है तो हम कहीं भी कोई भी बात चल रही है, गवर्नमेंट का कोई पोस्टर लगा हुआ है रोड पे या कोई बैनर लगा हुआ है, वहाँ से भी हम सिलेबस को रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये योजना पहुँची जा सकती है, या मुझे वृद्धजन के लिए आएगा तो मैं ये योजना लिख दूँगा, मुझे नारी सशक्तिकरण के लिए आएगा तो मैं ये लिख दूँगा। ये हमें हमारे बैकग्राउंड से या एनवायरनमेंट से सीखना चाहिए कि हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमारे सामने होती है, फिर भी हम उसे सिलेबस से रिलेट नहीं कर पाते हैं। मैं आपको फिर एक चंद लाइन लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट दूंगा कि अगर RPSC हमें जलेबी की तरह घुमाई रही है तो क्यों ना चाशनी में डूबकर इसका मज़ा लिया जाए। हम अगर चाशनी में डूबकर इसका मज़ा लेंगे तो शायद आप भी प्रथम प्रयास में ही RS अफसर बन जाओगे और ऐसा ही कोई इंटरव्यू होगा जो आप DKT या कोई और संस्थान आपका ले रही होगी और आप भी फ़ख्र से वो आपकी स्ट्रेटजीज़ बता रहे होंगे। तो अवश्य इस ओर रुख कीजिएगा और अपनी तैयारी को और शार्पन कीजिएगा। टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखिएगा, टॉपर से कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा कि वो ऐसा क्या चीज़ अपना रहे थे जो हम भी अपना सकते हैं और हम भी अपने बेटर इवेल्युएट करके बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।